नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं कुशाग्र। कुशाग्र दिल्ली के एक उभरते हुए सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और कई सारे कंपटीशन के विजेता रह चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, कुशाग्र, जो बहुत अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं कुशाग्र डुडेजा। कुशाग्र डुडेजा जी दिल्ली के एक उभरते हुए सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं और मात्र अभी 21 साल के हैं। आइए मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम में। नमस्कार कुशाग्र। नमस्कार नमस्कार। तो कुशाग्र जी, हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए और अपने बचपन के बारे में बताइए, और जहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई उस शुरुआत के बारे में बताइए। तो मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा, कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोगों को बहुत अच्छा था। और म्यूज़िक का क्या था कि मुझे भी नहीं पता कि कब हम एग्जैक्टली याद नहीं हम लोगों को कि कब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गा सकता हूँ या ऐसा कुछ है। बट थर्ड फोर्थ क्लास में हमारी टीचर असेंबली होती थी ना, क्लास असेंबली जो होती थी, तो उसमें उसके लिए ऑडिशंस लिए जाते थे कि सारेगामापा से कौन गा सकता है। ठीक ठीक। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं थोड़ा सुर में गा लेता था बाकी बच्चों से अच्छा। तो मैम ने मुझे लेना शुरू किया वहाँ से। और फिर थर्ड क्लास में फिर हम अच्छा करते थे तो मैम हमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में लेके जाते थे। तो वो एक इंसेंटिव जैसा होता था कि हमें जाना है, अच्छी जगह परफॉर्म करेंगे और ग्रुप में गाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो उसमें फिर पता ही नहीं चला कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इतने कंपटीशन, फोर्थ फिफ्थ में भी। और मतलब ऐसा था कि मुझे लीड में भी थोड़ा बहुत मिल जाता, सोलो नहीं गाता था मैं, बट ग्रुप में भी लीड पार्ट मिल जाता था फिफ्थ में। और फिफ्थ क्लास में फिर हमारा एनुअल डे था एक, तो उसमें हमें फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया और रिकॉर्डिंग में भी मेरा एक सोलो पार्ट था और मैं सीखा वीखा नहीं था। तो इसका मतलब थोड़ा सा टैलेंट था, तो मुझे भी नहीं पता। और फिर किसी रीज़न से स्टार्ट नहीं कर पाया मैं सीखना। उसके बाद सिक्स्थ क्लास में एक कोई प्रोग्राम था कहीं पे, जहाँ पे पापा मम्मी मेरे डॉक्टर हैं। पापा का नाम है मेरा राजेश डुडेजा जी और मम्मा का सुशील डुडेजा जी। तो डॉक्टर हैं वो, तो उनकी एक मीटिंग थी, वहाँ पे हमें गाने को बोला था, मेरी बहन और मुझे। तो हमने गाना प्रिपेयर किया था तू जाने ना। तो वो मेरे को लगता है कि फर्स्ट मेरी बाहर परफॉर्मेंस थी कहीं पे। तो जब मैंने गाया वहाँ पे तो मम्मी पापा को लगा कि मैं अच्छा गाता हूँ, तो उनको रियलाइज़ हुआ। पर तब भी मैंने सीखना स्टार्ट नहीं किया। और हुआ क्या कि मैं क्रिकेट की तरफ बहुत इंक्लाइंड हो गया था। ये बहुत अलग जा रहा है। तो क्रिकेट की तरह इतना इंक्लाइंड हो गया कि मैंने क्रिकेट सीखना शुरू कर दिया। तो म्यूज़िक से मेरा ध्यान काफ़ी हट गया। मैं स्कूल में गाता था बट टाइम नहीं देता था बिल्कुल। कंपटीशन हमारे साल में 3-4 महीने होते थे, जोनल्स वगैरह, तो बहुत पार्ट लेते थे, बट क्रिकेट बहुत खेलते थे। तो क्रिकेट खेला बहुत 10 तक, फिर कुछ छोड़ना ज़रूरी था। तो फिर पर बहुत गाया तब तक, तो थोड़ा बहुत सेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल दूर था मैं म्यूज़िक से। तो फिर सेंस थोड़ा थोड़ा था। उसके बाद 10th में जब मैंने छोड़ा तो मुझे 11th में रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कुछ तो करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने जाके सीखना शुरू किया 11th क्लास में। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आपने स्कूल में आपके थर्ड फोर्थ से आपके स्कूल में टीचर्स ने मतलब रिकग्नाइज हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गा आप सकते अच्छा हैं। गाते हो। हाँ हाँ, तो अपने स्कूल का नाम हमारे दर्शकों को बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे स्कूल का नाम है वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल और ये द्वारका में है, दिल्ली में ही। तो स्कूल मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा स्कूल, हमारे स्कूल में टीचर्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते थे हमारे हमारे चाहे वो पढ़ाने वाले टीचर्स हों या फिर हमारे करिकुलर के टीचर्स हों। और टैलेंट को या फिर कुछ भी अगर कोई अच्छा करता है तो उसको बहुत
अच्छे से मतलब एम्फोसाइज अप्रिशिएट करे जाता था। अगर मैं मेरे को लगता है अगर मैं किसी और स्कूल में होता तो मैं जितना थोड़ा बहुत गाना जानता हूँ नहीं गाना जानता होता, क्योंकि 10th तक हम लोगों ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मतलब मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हम ऐसा होता था कि सुबह हम पहुँचे 9 बजे तो हम सीधा म्यूज़िक रूम में घुस रहे हैं और सीधा 4 बजे निकल रहे हैं, ऐसा होता था। क्योंकि जो हमारे मैम थे वो बहुत हमें प्रैक्टिस करवाते थे, और वो मुझे ऐसा लगा कि चाहे मैंने सीखना लेट स्टार्ट किया बट बाद में जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैं थोड़ी सी स्पीड में ग्रैस्प कर लेता था चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सेंस डेवलप हुआ था स्कूल में। अच्छा, जब आप कहते हो कि आपने 3rd से स्टार्ट करा सीखना और आपके मम्मी पापा ने भी आपको अप्रिशिएट करा, मम्मी पापा ने सुना, हाँ। तो फिर मम्मी पापा ने मतलब आपको ये नहीं बोला कि बेटा आप म्यूज़िक सीखो? म्यूज़िक सीखो, मतलब वो ऐसे थे कि मतलब मेरे मम्मी पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैं जो भी कहता था वो हाँ बोलते थे, मतलब ऐसे कोई वो नहीं था। तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे को म्यूज़िक करना है या नहीं। मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि मैंने 2nd 3rd क्लास में पियानो सीखा है 2 साल, प्रोफेशनल पियानो। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मैंने मतलब 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली है, और मतलब ट्रेनिंग नहीं मतलब ट्रिनिटी कॉलेज का एग्जाम्स दिए मैंने 3 साल। तो म्यूज़िक का मुझे पता नहीं कि ये सबकॉन्शियस माइंड में कभी होता है कि, तो मैं उसमें भी अच्छा था। अब मैं पियानो पूरा भूल चुका हूँ वो अलग बात है, बट ये था कि जो स्टाफ नोटेशन होती है, जो थ्योरी होती है म्यूज़िक की, वो मुझे काफ़ी छोटी उम्र में, जब मैंने गाना भी स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर आपने गाना सीखा हो ना तो आप सब कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हो, क्योंकि गाना बेस होता है। तो वो 2-3 साल मैंने सीखा। फिर उसके बाद कुछ रीजंस थे, मम्मी पापा एक्चुअली बहुत बिजी भी रहते थे, पर इसका मतलब नहीं वो ध्यान नहीं देते थे, बट थोड़े बिजी रहते थे। तो मेरा म्यूजिक 5th 6th तक मैंने तीन ग्रेड दिए हैं मैंने पियानो में, और मैं अच्छा बजाता था, बहुत अच्छा बजाता था। बट फिर वो रह गया। फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। जब क्रिकेट स्टार्ट किया तो मेरा प्रोफेशनल म्यूजिक में बिल्कुल नहीं हो पाया। फिर मैंने काफ़ी क्रिकेट पे ध्यान दिया, 3-4 साल पढ़ाई भी की, म्यूज़िक थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा बिल्कुल भी प्रैक्टिस कभी नहीं की, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे करते हैं। बट फिर वो धीरे धीरे आफ्टर मेरे ख्याल वही 11th क्लास में जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तब थोड़ा बहुत समझ आया। तो आप मतलब अपने फॉर्मल ट्रेनिंग फिर म्यूज़िक की कब से स्टार्ट करी? मतलब मैंने 16 साल की उम्र से स्टार्ट करी। मुझे अभी भी याद है 11th क्लास 2016 मई में मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, और तब से मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो आपने गुरु जी के नाम बताएंगे? कौन है हाँ, आपके? श्री वंदना ठाकुर जी हैं, मेरे स्कूल में ही टीचर थे, और हमारा बॉन्ड इसलिए शुरू से इतना अच्छा है क्योंकि वो स्कूल में भी मेरे टीचर थे। 5th तक मेरे एक मैम थे जॉली मैम, उन्होंने मुझे सबसे पहले रिकग्नाइज किया, जॉली पृथ्वी मैम थे। और 5th के बाद 6th में होता है ना कि 2 टीचर होते हैं, जूनियर और सीनियर टीचर। तो 6th क्लास में मुझे वंदना मैम ने जब हम उनके पास गए म्यूज़िक के लिए, तो उसमें भी हमें ऑडिशन देना होता था, तो तब मैम ने रिकग्नाइज़ किया। वो लग बात है कि मैम के साथ मेरा कंपटीशन 4th क्लास में भी हुआ था, बट तब हम जूनियर में ही रहते थे। तो 6th क्लास में मैम के साथ स्टार्ट हुआ, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। हमने स्कूल्स में इतने कंपटीशन गए। फिर 10th क्लास में हमारा एक ग्रुप कंपटीशन नेशनल था, जिसमें आउट ऑफ 12,000 बच्चे हम लोग फर्स्ट आए थे, हमारे स्कूल फर्स्ट आया था ग्वालियर में। वो एक भारत विकास परिषद करके कंपटीशन होता है। तो तब भी हमारा बॉन्ड बहुत बड़ा मैम से, क्योंकि तो वही मैं बता रहा हूँ, वो एक कॉम्पोजिशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती थी मैम, और राग बेस करते थे। तब पता नहीं होता था राग क्या होता है, पर राग बेस होता था, तो हमें पता ही नहीं था कि जब हम गाना शुरू किया कि थोड़ा बहुत हमारे गले में तैयारी वगैरह थोड़ा बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे बच्चे स्टार्ट करते तो बिल्कुल ही नहीं आता होता ना, तो थोड़ा बहुत आता था। तो ये मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो अपने आप हुई, मतलब मुझे इतना नहीं करना पड़ा उसके लिए। हाँ, तो पर आपका बेस सही रहा ना? आपने बेस मतलब मेरे को, हाँ पियानो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत जितना भी गाना आता है, अभी तो कुछ भी नहीं आता, बट जितना भी आता है उसका एक ही रीज़न है कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मतलब हमेशा से पेरेंट्स से स्टार्ट होके, मतलब कभी भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मतलब बहुत ह्यूमिलेट किया हो कि यार मत गाओ या ख़राब कर रहे हो, या किसी रिलेटिव ने बोलो। मेरे रिलेटिव्स भी बहुत प्रेज़ करते हैं, मतलब इतना अच्छा है। और मेरे टीचर, स्कूल के टीचर से लेकर वंदना मैम, जिनको मैं मतलब हमेशा ऋणी रहूँगा जिन पे, और जॉली मैम जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे किया। जॉली मैम से इतनी बात नहीं हो पाती क्योंकि जूनियर थे, बट जॉली मैम का हमेशा मेरे मन में रहेगा कि वो फर्स्ट थे जिन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया था। तो जितने भी अच्छे लोग मिले, जैसे कॉलेज में भी, चाहे अभी ये कोरोना वायरस जो भी है, बट लोग इतने अच्छे हैं, चाहे जो भी हो, बट वैसे मैं लोगों की बात करूँ तो लोग बहुत अच्छे मिले हमेशा से। मतलब अच्छे लोगों के साथ मिला हमेशा से। अच्छा, तो 11th के बाद फिर जब आपने नॉर्मल सी मतलब प्रॉपर हाँ ट्रेनिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो फिर ये सफ़र आपका आगे कैसे बढ़ा? फिर आगे सफ़र कैसे बढ़ा कि मेरे को 11th में ही मतलब थोड़ा सा समझ आया कि रियाज़ कैसे करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि रियाज़ गलत करना जो होता है ना, वो एक बहुत ही बैड हैबिट होती है। क्योंकि फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेते हो जो उसको
रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। और यही हमारी मैम की इतनी खासियत थी कि एक तो मैम का ग्रुप बहुत छोटा होता था, बस हमारा मैम इंस्टीट्यूट नहीं खोला कभी भी, घर पे सिखाया हमेशा 3 या 4 लोगों को, ताकि अच्छे से मैम फोकस करवा पाएँ। और एक एक मैम को एक एक चीज़ पता है हमारी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, कि अब जाके हम इतना डेवलप हुआ है कि हम अब रियाज एटलीस्ट अपने आप को सुन के समझ सकते हैं कि कहाँ बेसुरा हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो 11th क्लास में धीरे धीरे शुरू किया थोड़ा कंटिन्यूस रियाज करना, 1-1 घंटे से स्टार्ट किया, क्योंकि पहले रियाज करना भी बड़ा टास्क लगता था कि रियाज कैसे करेंगे, सा कैसे लगाएंगे, किसी ने लगाया ही नहीं। और जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं ना, उन्होंने बचपन से रियाज किया होता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि उनको होता है ना बचपन में किसी बच्चे को आप कुछ भी सिखाओ तो वो रिलीजियसली सीखता है हर चीज़ को। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत चुलबुला सा था। तो जब सीखना स्टार्ट किया तो 11th क्लास में फिर थोड़ा सा फोकस, मुझे पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि मैं कभी भी फोकस नहीं रहा किसी चीज़ में भी बट क्योंकि मैं ठीक था हर चीज़ में, पढ़ाई में भी ठीक था, कोई बहुत अच्छा भी नहीं था बट ठीक था। तो फिर आपका ये स्टार्ट हुआ 11th क्लास में, थोड़ा सीखना रियाज व्याज स्टार्ट किया। तो तब से उसके बाद एक कंपटीशन था जो एक और मतलब टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है सिंह दिल से, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत व्यूज़ हैं उनके। तो उनका कंपटीशन सीज़न 3 था सिंह दिल से का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अनएक्सपेक्टेडली मतलब हर एक राउंड क्लियर होता था जाता था, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन बढ़ता था कि यार मैं कहाँ आ गया। आप फर्स्ट टाइम जब कुछ भी करते हो, तो मैंने कहा ये तो कमाल हो रहा है कि मैं एक राउंड क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे और था भी वहाँ पे ऐसा कि आपको स्टूडियो में जाके गाना था, तो स्टूडियो का एक्सपीरियंस था मुझे, बट सोलो में स्टूडियो का एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को। तो ग्रुप्स में था कि आपको मिल के गाना, और मैम ही थे, तो यहाँ पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, वहाँ जाकर आपको 1 टेक में गाना है। और उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था कि आपको स्टूडियो में, क्योंकि फ्यूचर में वो ऐसा मानते थे कि स्टूडियो में ही गाना है तो आप स्टूडियो में आदत डालो गाने की। तो फर्स्ट तो उनको फील मेरी पसंद आई थी वहाँ पे, इन तैयारी नहीं थी और गले में थोड़ी बात इतनी नहीं थी, बट फील अच्छी थी। तो धीरे धीरे करके फिर टॉप 23 में आया, तो मेरे पापा को बताया, तो पापा मम्मी इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि यार ये कैसे हो गया। फिर जब टॉप 16 में आया तब तो मतलब अलग ही था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अराउंड 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया में, तो मतलब रफली। तो 24 सिटीज़ में ऑडिशन हुआ था, तो उसमें जब मैं टॉप 16 में आ गया, और टॉप 16 का ये था कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्राइजेस होते थे, बट इसमें टॉप 16 के 16 बंदों को एक म्यूजिक वीडियोस का उन्होंने इंसेंटिव दिया था। उन्होंने बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ जाते हैं, बट जो बाकी 13 होते हैं वो भी कम नहीं होते, तो उनको भी उतना इक्वल मिलना चाहिए। तो ये उनका बड़प्पन था, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि हर बार अच्छे लोग मिलना। तो मेरे साथ होना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मैं उनके साथ गया, और टॉप 16 में तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। वहाँ पे भी ऐसा ही इंटरव्यू एक हुआ था, तो मेरे इंटरव्यू के लिए लोगों ने बड़ी तारीफ की थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोला वहाँ पे। तो वहाँ से एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट था कि यार थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर उनसे जुड़ गया मैं एक तरह से। फिर वहाँ पे जाके कवर्स करना, ओरिजिनल्स की बात करना, एक मतलब एक प्रोफेशनल में स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा सा माइक पे कैसे गाना है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। टाइम उसके बाद लगा मेरे को फिर भी 1-1.5 साल, क्योंकि मैं उसके बाद काफ़ी ब्रेक के बाद जब उनके पास गया, तो मेरा एक तो 12th आ गई थी, तो 12th में मेरा इतना रियाज नहीं हो पाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डाउन हुआ था जितना मैं पहले था, कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, फिर धीरे धीरे डेवलप करना पड़ा थोड़ा सा। तो ये सिंह दिल से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्टेप था जो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और मैं सीखता तो था ही मैम से, तो मैम का तो हमेशा साथ रहा ही है। अच्छा, जो सिंह दिल से आपने हाँ जी। जो कंपटीशन करा था, उसमें कोई एक गाना जो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा आपने गाया, वो अगर हमारे दर्शकों के लिए गा सकें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो मैंने गाना गाया था, फर्स्ट राउंड में मैंने तेरे संग यारा गाया था, पर जो मेरा जिस गाने से उन्होंने मुझे मतलब उनको लगा कि मेरे में बात है, वो थे मोमो के धागे गाना है। तो मोमो के धागे मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। तो ये तो आपकी बात हो गई स्कूल की। हाँ जी। तो उसके बाद जब फिर आप कॉलेज में आए, तो फिर ये सफ़र कॉलेज में कैसे आगे बढ़ा? कॉलेज में आपने क्या क्या हाँ जी, तो कॉलेज में क्या था कि एक हमारा होता है ECA कोटा करके होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोटा। तो उसमें जो बच्चा
म्यूज़िक में आर्ट में अच्छा कर रहा होता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है अच्छा कॉलेज लेने की। तो वहाँ से भी हुआ कि 12th के बाद ये होता है ना कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कई बार नहीं करते चीज़ें और फ्लो टूटा होता है। तो ये एक था जहाँ से फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि वहाँ क्लासिकल गाना था तो और फिर म्यूज़िक ऑनर्स का भी मैंने एग्ज़ाम दिया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं हो पाया बट मैंने अपनी पूरा कोशिश की थी देने की वहाँ पे। तो म्यूज़िक ऑनर्स का भी एग्ज़ाम दिया मैंने वहाँ पे और क्या कहते हैं वहाँ पे म्यूज़िक ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया और फिर ईसीए कोटे के लिए मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया थोड़ा सा। और 12th में मैंने मैंने स्कूल में म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि मैं म्यूज़िक से जुड़ा रहूँ। तो मेरे पास मैं पहला सा था जो कॉमर्स विद म्यूज़िक था मेरे पास स्कूल में। तो हम 2 ही बच्चों के पास था तो ये भी काफ़ी डिफरेंट था कि मतलब ऐसा। और इसमें मैम का भी बहुत बड़ा था क्योंकि मैम की वजह से ही इंट्रोड्यूस हो पाया था, नहीं तो स्कूल में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत टफ बात होती है। तो फिर हम लोगों ने ईसीए के लिए प्रिपेयर शुरू किया करना और ईसीए कोटा हमने किया। वहाँ पे अच्छा एग्ज़ाम हुआ हमारा और फिर रैंक भी अच्छा आया। मतलब मेरा ऑल्दो इतना अच्छा ऑडिशन नहीं गया था क्योंकि मैं एक राग प्रिपेयर करके गया था और मेरी बारी आई कुछ 100 बंदों के बाद। तो वहाँ जाके वो एक सर बोलते हैं कि आप ये राग गा दो। अब राग तो इतने सारे होते हैं, अब एकदम से रैंडमली एक राग करना किसी मतलब बहुत बड़े सिंगर के लिए भी मुश्किल बात है कि एक राग का मूड बना होता है ना और आप करके गए हो। जैसे मैं मालकोस राग करके गया था और उन्होंने बोला कि देश गा दो तो मैं तो बिल्कुल कांप गया कि अब क्या होगा। और क्योंकि वो सुबह से मालकोस सुन रहे थे तो मेरा इतना अच्छा नहीं होता ऑडिशन। फिर भी मतलब मेरी थोड़ा लक था कि रैंक मेरा ठीक आया। मतलब 1500 बच्चों ने ऑडिशन दिया तो मेरा 26 रैंक था। और ये मैं सेटिस्फाइड था कि यार इतना अच्छा नहीं हूँ ऑडिशन, अगर अच्छा होता तो शायद और अच्छा होता। तो उसके बाद कॉलेज में जब मैं आया तो मेरा एक ही एम था दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का कि यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है और आप डिफरेंट चीज़ें करते हो। मतलब डिफरेंट बैंड भी होता है, सोलो भी होता है, ग्रुप में वेस्टर्न और इंडियन दोनों होता है। तो आप 3 साल, और मम्मी पापा ने मुझे बोला था मतलब ऐसा ये नहीं था कि 3 साल बाद तुम्हें करना ही है कुछ, उन्होंने बोला 3 साल तुम अच्छे से करके देखो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि कल मैं बन जाऊँगा सिंगर, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपको चलना पड़ता है, मतलब करते रहना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो मेरा कोशिश यही थी कि मैं पॉजिटिव रहूँ, ज़्यादा सोचूँ ना, क्योंकि फिर चीज़ें हो नहीं पाती मेरे साथ पर्सनली। फिर कॉलेज में हम लोग आए तो कॉलेज में वही मैं बताता हूँ ना, ग्रेटफुल इतना था कि जो मेरी म्यूज़िक सोसाइटी थी, जैसे आप नॉर्मली कॉलेज सोसाइटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे सीनियर्स थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं, बट मेरे सीनियर्स इतने हम्बल और इतने अच्छे थे कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने दी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़ी म्यूज़िक सोसाइटी में जाता, किसी बड़े कॉलेज की, तो वहाँ पर मैं ब्लॉसम नहीं कर पाता जितना मैं यहाँ किया। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है और रैप्सिडी हमारी म्यूज़िक सोसाइटी का नाम है। तो हम लोग वहाँ गए तो मेरे सीनियर्स थे, इतना अच्छा हमारे प्रेसिडेंट थे शुभम भैया, फिर सौरव, नित्या, आदि, दत्ता, ये लोग कुछ हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आता है मेरे को। तो स्कूल में, कॉलेज में हम लोग फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते थे नए नए गानों के साथ। हम लोग ग्रुप्स में हारमोनीज करते, वेस्टर्न का थोड़ा सा सीखते थे। फिर वेस्टर्न एक्रोपेला होता है जिसमें आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक सिंगर वेस्टर्न मेन पार्ट गा रहा होता है और बाकी सबको हार्मोनीज डिफरेंट नोट्स पे एक कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं इंडियन सीखा था और हमारे कॉलेज में बच्चे इतने कम आते थे म्यूजिक के कि सबको सब कुछ करना पड़ता था, आपको करना है ना। तो उसमें फिर स्टार्ट हुआ आपका एक्रोपेला वेस्टर्न ग्रुप। फिर जब मैंने वो शुरू किया, आपका फेस्टिवल सीजन होता है जनवरी फरवरी फेस्ट में, तो सबसे अच्छा टाइम होता है कि स्टेज एक्सपीरियंस का, कि आपका डर अगर है थोड़ा बहुत, वो लोग आते हैं मेरे को, तो मेरे को ये था कि नेचुरली थोड़ा कम था स्टेज फेयर, पर मैंने इतना परफॉर्म नहीं किया था, मतलब ठीक परफॉर्म किया था पर इतना ज़्यादा नहीं किया था। तो स्टेज फेयर ठीक था, बहुत ज़्यादा नहीं था, पर उससे बिल्कुल ही निकल गया कि इतना सोलो में आप रोज आपके 2-2 3-3 सोलो कॉम्पिटिशन होते थे और मेरा होता था। मम्मी पापा इतने सपोर्टिव थे कि आपको करना है तो आप करो, तो मैं रोज 2-2 3-3, क्योंकि मेरे को लगता था जितना गाओगे उतना अच्छा है ना, कम क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं था, ड्यू में ये फायदा थोड़ा सा होता है, मतलब ऐसा बात नहीं पढ़ाई नहीं होती, बट फेस्टिवल सीजन में थोड़ा होता है कि टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं। तो वही कॉलेज में आपका स्टार्ट हुआ, मेरी काफ़ी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और मैं काफ़ी थोड़ा बहुत जीता भी। और वहाँ पे बहुत अच्छे बंदे जो 10-10 साल से सीखे हैं, बहुत अच्छे बंदे थे। उनमें अगर मेरा नहीं भी जीत रहा और कंसिडरेशन में भी आ रहा हूँ कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। और मेरे को हमेशा से लगा कि जब मैं सही ट्रैक पे तभी मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चाहे रिजल्ट्स का चिंता ना करते हुए, तभी मैंने कंटिन्यू अभी तक किया हुआ है। क्योंकि मैंने म्यूजिक से ज़्यादा किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। मैं जो भी करता था 1-1 साल करके छोड़ देता था। मैंने बहुत कुछ किया, पहले डांस भी किया, ताइक्वांडो भी, स्विमिंग भी, बहुत कुछ किया, 1 साल में छूट गया। बट म्यूजिक एक पहला है टचवुड जो 5वां साल चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद सेकंड ईयर में मेरे को लगता है और ज़्यादा अच्छा हुआ कि सेकंड ईयर में एक मुझे और सेंस आया कि कैसे, और सीनियर्स ने और सपोर्ट करा, और मैं खुद भी सीनियर था अब, तो सपोर्ट करने लगा। और सबसे एक और भी टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ, जब हम लोगों ने अपना बैंड बनाया, तो बैंड बनाना ज़रूरी था और बहुत मतलब
ऐसा था कि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि हमारा बैंड बन रहा है, मतलब ऐसा था कि मेरे को दूसरे कॉलेजेस के बच्चे ढूंढ ढूंढ के लाके अपना बैंड कंप्लीट करना था। और हमारे कॉलेज के बैंड ने मेरे फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा किया था हमारे सर्किट में, तो कि हम लोगों को उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि हमारे जो कॉलेजेस होते हैं ना, लोग समझते हैं छोटा कॉलेज है तो टैलेंट नहीं होगा, और लोगों को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, तो हमें वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे बड़े कॉलेजेस में आपका नाम लूँ, हंसराज हो गया, एलएसआर हो गया, इसमें टैलेंट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे हैं, तो इनसे हम बराबरी करने लगे थे बैंड के मामले में। और हम जीतने इतना लगे कि लोगों को लगा कि, और हमारे में ईसीए के इतने बच्चे आते भी नहीं थे, हम लोग नॉर्मल क्राउड से हम लोग ऑडिशन लेके निकालते थे बच्चे। तो सेकंड ईयर में मुझे था बैंड तो बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बैंड में जब मैं अपना ओरिजिनल लिखने की काम करूंगा तभी बात बनेगी। तो बैंड बना बहुत, और हमने आईटी बॉम्बे में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। हम लोग कुछ नहीं आए थे, बट हमने 2 या 3 दिन में अपना गाना बनाया था, पूरा किया था। और उसमें ये था कि पहली बार मतलब मैंने पूरा अपना फर्स्ट गाना जो था, 2 गाने थे, दूसरा गाना तो हमने पहले बना हुआ था, फर्स्ट गाना पूरा खुद लिखा था। अच्छा, मतलब आपने खुद लिखा था? मतलब हम लोगों ने मिलके लिखा था। तो जो मेरे पार्ट, मतलब उसमें एक फ्यूजन था हमारे वेस्टर्न और इंडियन में, तो इंडियन पार्ट मैंने पूरा खुद लिखा था। उसमें आपकी सरगम भी थी एंड में, और स्टार्ट में हिंदी पार्ट भी था। तो मुझे लगा कि यार लिख भी सकता हूँ मैं। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरे को लगता था कि मैं कभी भी नहीं लिख सकता, तो थोड़े बहुत लिरिक्स भी और थोड़ा कंपोज भी फर्स्ट टाइम किया। तो वो एक सेटिस्फेक्शन अलग होती है जब आप खुद का कुछ करते हो। अच्छा, क्या लिखा था आपने, वो अगर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या था कि ब्लूज़ एक वेस्टर्न स्टाइल होता है, तो ब्लूज़ जो हमारा गिटारिस्ट था वो ब्लूज़ में थोड़ा सा अच्छा था, और मैंने सोचा था कि हम लोग ज़्यादा इंडियन क्लासिकल नहीं रखेंगे, बट थोड़ा उसका बेस इंडियन क्लासिकल रखेंगे। और हमें रियलाइज़ ये हुआ बाद में जाके, जब हमने सब कुछ लिखा, कि वो राग भीम पलासी में पढ़ रहा था। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, और राग भीम पलासी मेरा फेवरेट राग भी है, तो ये भी कोइंसिडेंस था कि, क्योंकि तो मुझे ये था कि मैंने भीम पलासी में बाकी रागों से ज़्यादा तैयारी करी हुई थी, तो सरगम भी हम लोग लिख पाए। तो उसके बाद वेस्टर्न और इंडियन का फ्यूजन है हमारा बेसिकली, और उसमें स्टार्ट होता है गिटार पार्ट से, उसके बाद वेस्टर्न पार्ट आता है, उसके बाद मेरा पार्ट आता है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। तो आपके बैंड का नाम पहले बताइए, फिर उसके बाद शुरू। हाँ, हमारे बैंड का नाम है नाउ वी आर 6। एक्चुअली हमारे बैंड में पहले 7 बंदे थे, फिर एक बंदे को जाना पड़ा, तो हम लोगों ने नाउ वी आर 6 हमारे बैंड का नाम ऐसे पड़ा था। तो हम लोगों ने फिर, जो मेरा इंडियन पार्ट है, अभी आपको एक ऐसा ओवरऑल नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मेरी गिटार की स्ट्रिंग्स टूटी हुई है एक्चुअली। तो उसमें जो इंडियन पार्ट है, उसका मतलब हमारा बैकग्राउंड यही था कि एक लवर है, और वो मतलब अपने लवर के लिए मतलब बहुत उसको चाहता है, और बहुत ज़्यादा उसको लव करता है, अडोर करता है, बट और उसका दिन नहीं जाता उसके बिना। तो हम लोगों ने कोशिश की थी ऐसा कुछ लिखने की। तो इंग्लिश पार्ट आता है, उसको मेरा पार्ट आता है, तो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। दिन ना ढले, दिन ना ढले, सांझ की आस में रहा न जाए, सांझ की आस में रहा न जाए, कहाँ 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 गया मोरा पिया पिया, कहाँ 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 गया मोरा पिया पिया, जी 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 काहे ऐसे तोरे बिना, कहाँ 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 गया मोरा पिया पिया। इसके बाद सरगम आती है, और पूरा वो माहौल अभी नहीं बन रहा है, बट माहौल वो ओवरऑल बनता है, तो फिर अलग ही बनता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मतलब ये मैंने खुद ही लिखा है ये। हाँ। अच्छा, आपका जो ये छोटी सी जर्नी है जो आपकी, हाँ जी, हाँ जी, म्यूजिक की, हाँ जी, उसमें आपके कुछ अचीवमेंट्स अगर आप हाँ जी। बताना चाहें तो? तो एक तो मैंने आपको सिंग दिल से का बताया कि मैं टॉप 5 और टॉप 16 में था। फिर एक और जो मेजर अचीवमेंट था, जो मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आया, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, वो था कि रेडियो सिटी सुपर सिंगर होता है एक 91.1 का दिल्ली में। और दिल्ली का क्या होता है कि दिल्ली में इतना टैलेंट भरा हुआ है, मेरे ख्याल मुझे लगता है मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, क्योंकि इतना क्राउड है। तो उसमें ये था कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि मैं टॉप 5 में ही पहुंच जाऊंगा। मतलब वो भी धीरे धीरे आप पहुंचते हो। जैसे फर्स्ट राउंड एक मैं कहीं देने गया, उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर जोन्स का हुआ, फिर वहाँ पे जाके सबसे 3 गाने सुने थे, बट मैं एक गाने में मुझसे इंप्रेस हो गए थे। मतलब एक गाना मुझसे सुना था वहाँ पे रेडियो सिटी में, और उसके बाद हुआ था कि
उन्होंने बोला कि कुछ सेकंड गाना आप प्रिपेयर करो, अगर आप कर सकते हो 5 मिनट्स में। तो मैं कुछ वो गाना, होश वालों को खबर, उन्होंने बोला था कि करो आप। तो मैं करने गया, इतनी देर में रिजल्ट ही आ गया, मैं टॉप 5 में ही आ गया। तो वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो मेरे साथ टॉप 5 में बंदे थे वो बहुत ही कमाल के लोग थे। मतलब जो टॉप में तो वो टॉप 5 में जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे। जो फर्स्ट आए उसमें अदनान अहमद जो थे, वो अभी द वॉइस में सेकंड आए हैं, मतलब लास्ट ईयर जो द वॉइस हुआ है। और जो श्रद्धा श्री हैं, मतलब ये भी कोइंसिडेंस, जो सेकंड आए थे श्रद्धा श्री, जो मेरी मैम है उन्हीं की बेटी हैं वो, जिनसे मैं सीखता हूँ। जो थर्ड आए हैं स्मृति, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ड्यू में ही हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि वो इतने अच्छे सिंगर्स थे, तो उनके साथ एक स्टेज पे गाना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अनफॉर्चुनेटली मैं टॉप 5 में कुछ नहीं आया था आगे, बट उसमें 3 राउंड होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसमें एक राउंड मैंने जीता था, सेकंड राउंड मैंने जीता था। अगर मैं 2 राउंड जीता तो शायद मैं कुछ आता, बट उसको मुझे कुछ नहीं था। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा ही खुश था कि ऐसा ये क्या हो गया, मतलब कि टॉप 5 में मैं कैसे आ गया। क्योंकि वो उसका लेवल अच्छा होता है कि अगर आप रेडियो सिटी की हिस्ट्री उठा के देखें कि जो भी टॉप 5 में आते हैं पहले लोग, उन्होंने अच्छा किया है, मतलब वो अच्छे सिंगर्स होते हैं, डिसेंट सिंगर्स होते हैं। और फाइनल में जज भी जसवीर जैसी सर थे, जिन्होंने अपना नंबर भी हमें दिया था, कि उनको इतना अच्छा लगा था हमारे परफॉर्मेंसेस। तो एक वो बहुत अच्छा। और उस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि कैमरा के सामने भी और ऐसे भी मैं थोड़ा कभी भी कॉन्शियस हो जाता हूँ। अगर मैं ऐसे आंख बंद करके गाऊंगा बिना कुछ सोचे तो मैं बहुत अच्छा गा पाता हूँ, और भी ज़्यादा अच्छा। बट उस दिन कुछ अलग था कि उस दिन मैंने डांसिंग नंबर भी गाया था, और पूरा डांस करके स्टेज पे गाया था। एक मतलब उनका जो गाना है, एक मुंडा पंजाबी, जो एक कुड़ी जो गाना है उनका, वो मैंने गाया था उनके सामने ही डांस करके। तो मुझे उस दिन भी लगा कि यार मेरा ये भी मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसमें ही बंदा हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस जाते हैं एक जॉनर में। तो वो हुआ एक, ये बहुत बड़ा मतलब एक मुझे लगा अचीवमेंट था। फिर आप ड्यू में तो काफ़ी कंपटीशन में जीतता ही था, थोड़ा बहुत मतलब आते थे पोजीशंस लकीली। और उसके बाद जो एक मेजर अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ कि मूड इंडिगो, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स है सबको पता होगा कि मूड इंडिगो जो होता है वो आईटी बॉम्बे का फेस्ट होता है, और एशियाज कल्चरल लार्जेस्ट फेस्टिवल होता है। तो जो 2019 में हुआ था, उसमें मैं पहले तो दिल्ली में उसका एक राउंड हुआ था, तो उसमें दिल्ली में हम टॉप 2 में थे, मतलब एक एलिमिनेशन हुआ था, उसमें मैं टॉप 2 से डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री मुझे मिली। और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, तो हम टॉप 8 में मैं था फाइनल में। तो वही बहुत बड़ी बात थी कि फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में जज कविता सेठ जी थे, जिन्होंने वो गाना गाया जो बरसे सपने बूंदे बूंदे। तो वो खुद ही इतने बड़े सूफी सिंगर, और पावनी पांडे जी भी जज थे, तो वो भी बॉलीवुड सिंगर है। तो फाइनल था, और फाइनल से पहले मेरे को 4 या 5 चाय के कप पीने पड़े थे, क्योंकि मेरी इतनी हालत, क्योंकि हम लोग दिल्ली से गए थे 2 डिग्री टेम्परेचर में, 2 या 3 डिग्री था, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा सालों में, और वहाँ 35 डिग्रीज था। तो हमारी हालत सबकी इतनी ख़राब थी कि हमारा बिल्कुल ट्रिप बहुत ख़राब हुआ था। आपको बताऊँ मैं, 3-4 दिन इतना ख़राब ट्रिप हुआ, हम लोगों को लगा कि हमने टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ, और एफर्ट्स भी वेस्ट हुआ, और मज़ा भी नहीं आया। और हम ऑलरेडी एक ट्रिप मिस कर चुके थे, तो सब कुछ ख़राब हो रहा था। तो लास्ट डे पे एक सिल्वर लाइटनिंग की तरह वो डे था, कि मेरा इतना अच्छा दिन हुआ वो, कि मतलब होता है सब कुछ अच्छा होता है। मतलब उस दिन की मैं अभी परफॉर्म करने से जस्ट पहले जब मैंने परफॉर्म किया, गा रहा था, जो मैं अलाप लिया तो क्रैक आया था गले में। मैंने कहा आज तो बहुत ख़राब होने वाला है। और फॉर्चुनेटली लकीली क्या कहो आपकी, मैं इतना गुम हो गया था उस दिन परफॉर्मेंस में कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ मतलब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस मेरे साइड से हुई थी। ऑब्वियसली थोड़े बहुत सुर इधर उधर हुए थे, बट मुझे ऐसा लगता है फील के मामले में, क्योंकि उस दिन एक अलग ही दिन था, कि मेरा दिन था उस दिन, कि मैंने गाया, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ तो आएगा। बट जब मैं फर्स्ट आया तो मेरे कॉलेज वाले, मैं भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, तो वो एक रिसेंट अचीवमेंट है। उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर, उसके बाद कोरोना ही आ गया था। फिर हम 1 साल से अब घर पे ही हैं, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा हाँ जी। कि आपके सिंगिंग में आइडल कौन है? आइडल मेरे सिंगिंग में अगर देखा जाए तो आइडल में मतलब जो भी अच्छा गाते हैं, मतलब वैसे तो सारे सबको ही सभी अच्छा लगता है, बट अगर एक ऐसा देखें तो सोनू निगम सर आइडल है मेरे। मतलब मुझे, और कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कभी कभी गाता हूँ तो रिजेंबल करता है, तो मतलब वो तो ऐसी बात है कि मतलब मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मैं इतना लेट मुझे अपने म्यूज़िक के बारे में समझ आई है कि वो नेचुरली ही है थोड़ा बहुत अगर है तो। बट मुझे उनका 2 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो उनका जो प्रिसीजन है, मतलब उनके सुर, आप वो डांस करके गा लें, हिल हिल के गा रहे हैं, उनका सुर एक जगह नहीं हिलता। और दूसरा उनका जो वर्सेटैलिटी है, कि मतलब उन्होंने क्या नहीं गाया। तो मतलब, और इसलिए मैं कहूँगा कि मतलब उनके बाद अगर कोई इंस्पिरेशन था वो अरिजीत सिंह। इसलिए नहीं कि मतलब बॉलीवुड में गाते, पर अरिजीत सिंह ने क्या नहीं गाया, अरिजीत सिंह सर ने क्या नहीं गाया। जो वो गाते हैं मतलब वो इम्पॉसिबल है, मतलब कई चीज़ें। अगर आप एक तरफ देखें, वो बिनते दिल में अरेबिक गाते हैं, और फिर ले आए दिल में गज़ल स्टाइल भी गाते हैं। मैं तेरा हीरो में वो बॉलीवुड भी गा सकते हैं, और वो अपने क्लासिकल भी गा लेते हैं, वो सब कुछ गा लेते हैं। तो मतलब अगर आप, और उनकी एजिलिटी इतनी अच्छी कि आप सोचो कि उनके जैसा बनो अगर सिंगर बनना है तो। ये 2 मैं कह सकता हूँ कि आइडल्स बहुत बड़े हैं मेरे। अच्छा, ये तो आपके आइडल की बात हो गई। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
तो ये आपने बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे को थोड़ा क्योंकि आप देखो ना हम लोग मतलब ऐसे टाइम से गुजरे हैं। मतलब मैं पर्सनली बोलूँगा कि ऐसा नहीं था कि हमको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, बट मेंटली मैं बोलूँगा कि एंजाइटी इशू सबको होते हैं और आर्टिस्ट को होते ही घर पे बैठे बैठे। तो प्लान कुछ नहीं है वैसे, पहले था कि मेरा टू बी ऑनेस्ट प्लान था कि मुंबई कभी तो शिफ्ट होना है, कि मतलब कोशिश तो करेंगे, कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कभी भी कि नहीं ट्राई किया। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ा भी डाउन चल रहा है मार्केट, जैसा मुझे पर्सनली लगता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल से के साथ मेरा कुछ फ्यूचर है, मतलब क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वो अभी लेवल में भी कन्वर्ट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अभी यहाँ पे काम है तो मैं यहाँ पे काम करके क्यों ना यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सीखता हूँ। जैसे मैंने एक दोस्त से बात की तो उसने मुझे, वो अभी मुंबई शिफ्ट हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कभी भी ना किसी शहर पे निर्भर नहीं रहना चाहिए कि आप इस शहर जाके ही काम करो, ऐसा नहीं होता, काम आपको मिलता है। तो मेरा यही एम है कि अभी मैं अपना सबसे पहला एम तो है कि मैं रियाज़ नहीं छोड़ सकता, कभी भी रियाज़ करता रहूँ, सीखता रहूँ, चाहे मैं ऑफलाइन ना जा पाऊँ तो ऑनलाइन सीखता रहूँ। जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैम के साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक वो। और दूसरा ये है कि अगर जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ पे दिल्ली में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिलीजियसली अच्छे से काम करूँ, और जब अगर कभी आना हुआ टाइम तो वो ज़रूर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हार्डवर्क कभी भी ऐसा वेस्ट नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू कुशाग्र, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। तो ये थे कुशाग्र। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि कुशाग्र जैसे और टैलेंटेड लोगों को हम आपके सामने ला सकें। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।